हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले ऑन डोर कॉन्सेप्ट स्टॉक के बारे में। देखो, स्टॉक के बारे में 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं जो हर एक इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर पता होनी चाहिए। देखो, अगर आप एक इन्वेस्टर्स हो, रेगुलर इन्वेस्टर्स हो और आप लगातार किसी ना किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो भाई ये 3 पॉइंट आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए। अगर ये 3 पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये हर एक स्टॉक में आपको देखना चाहिए, जिससे आपको एक अंदाज़ा मिलेगा, एक एस्टिमेशन आपको लग जाएगा कि भाई आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, देखो मैं पहले सारे पॉइंट का थोड़ा सा ब्रीफ समरी आपको दे देता हूँ, उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें स्टॉक को लेके आपको 1 बाय 1 करके सारी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है किसी भी स्टॉक के पिछले सालों के रिटर्न के बारे में। देखो, अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक ने आखिर पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे आपको स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम वो स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में एक नज़र डालेंगे दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो, जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो जाहिर सी बात है भाई आप स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल तो जरूर देखते हो, लेकिन मोस्टली बंदे ये सोचते हैं भाई जहां पे प्रमोटर, डीआईआई, एफआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग ठोक ठोक के भरी रहेगी वो स्टॉक सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न देता है। तो ऐसा सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं होता। देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियाँ होती है जो मैं आपको बताता हूँ। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो वहाँ पे प्रमोटर जल्दी से अपनी होल्डिंग कम करने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो कोई स्टॉक ऐसा है जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो वो स्टॉक या तो मल्टी बैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक एक लंबे टाइम तक अच्छा भर भर के रिटर्न देता है। तो देखा जाए तो जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें प्रमोटर को गिना जाता है, जो कि कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं और स्टॉक के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी होती है, जिसमें डीआईआई और एफआईआई होते हैं। देखा जाए तो मोस्टली बंदे ये सोचते हैं भाई पब्लिक इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैनिक होते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूँ, आपको अपनी फंडामेंटल एनालिसिस स्किल को काफ़ी हद तक इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में एफआईआई आता है, जिसका मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो पब्लिक इन्वेस्टर्स से चाहे वो मार्केट के एनालिसिस हो या फिर इन्वेस्टमेंट का तरीका हो, दोनों में ही पब्लिक इन्वेस्टर्स हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं। जब उनको पता चलता है भाई ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर वहाँ पे गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं या बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है भाई स्टॉक मार्केट में कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे होने वाली है। तब जाके एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है और स्टॉक में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जिस स्टॉक में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न लेना है वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। उस स्टॉक से आप एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से गेन कर सकते हो। एक लेवल होता है डीआईआई और एफआईआई का। अगर डीआईआई एफआईआई का लेवल 15% या 10-15% को क्रॉस करता है तो एक बड़ा फ्लक्चुएशन हमें स्टॉक में देखने को मिलता है, और अगर वहाँ पे होल्डिंग 30, 35, 40% को क्रॉस कर जाती है तो एक बड़ी गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं तीसरे सबसे मेजर पॉइंट के बारे में। जो तीसरा मेजर पॉइंट है वो है स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। देखो, मोस्टली अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा जनरली कि भाई मुझे स्टॉक के बारे में फाइनेंशियल कंडीशन बताओ, तो जाहिर सी बात है आप स्टॉक के पिछले क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे और बताओगे कि भैया स्टॉक ने इतना रेवेन्यू गेन किया है, रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो स्टॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो ऐसा नहीं होता। देखो, क्या होता है, स्टॉक का जो रेवेन्यू होता है वो कई चीज़ों से मिलकर बनता है। क्या होता है कि एक कंपनी के इनकम के काफ़ी ज़्यादा सोर्स होते हैं। कंपनी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करती है, साथ में वो फाइनेंशियल कंपनीज, म्यूचुअल फंड वगैरह, इंश्योरेंस
इंश्योरेंस कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करती है और साथ में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के कंपनी का टोटल रेवेन्यू बनता है, ठीक है। अब क्या होता है उसमें जो सबसे मेजर पार्ट होता है वो होता है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसका मतलब होता है भाई कंपनी ने अपने स्टाफ, अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट के बेस पे आखिर कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। देखो अदर इनकम सोर्सेज कंपनी के लिए बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी का जो इंटरनल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, जिससे पता चलता है भाई कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रही है या फिर हाथ पे हाथ रखे बैठी है। और फाइनेंशियल कंडीशन में जो बाकी के 2 पॉइंट है, देखो टोटल 3 पॉइंट होते हैं। जो दूसरा जो पॉइंट है सबसे मेजर पॉइंट वो होता है कंपनी का रिजर्व। मान लो आपकी सैलरी कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने शेविंग कर रखी है 10-15 लाख की, तो भाई मैं कह सकता हूँ भाई आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है, आपने काफ़ी अच्छा अमाउंट यहाँ पे रिजर्व कर रखा है। ऐसे ही कंपनी के रिजर्व से पता चलता है भाई कंपनी डेबिट फ्री है या कंपनी पे कोई बड़ा कर्ज है। और तीसरा जो मेजर पॉइंट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट का, कि भाई अगर कोई कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो अपने बिजनेस को एक सीमित दायरे तक रखती है और वो बिजनेस सीमित दायरे में ही सिमट के रह जाता है, जिसमें आपको स्कोप भी कम देखने को मिलेंगे और स्टॉक में रिटर्न भी कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर कोई बिजनेस, अगर कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है तो इसका मतलब है कि भाई वहाँ पे आपको स्कोप भी ज़्यादा मिलेंगे और आने वाले टाइम में रिटर्न भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं तीनों पॉइंटों को, यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ ऑन डोर कॉन्सेप्ट स्टॉक को लेके। देखो ये यहाँ पे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न है। अब आपको पता चल गया होगा भाई स्टॉक की हालत कैसी है। देखो देखा जाए तो इस स्टॉक को मार्केट में आए हुए इतना टाइम तो नहीं हुआ, यहाँ पे करीब 2 साल का टाइम हुआ है, लेकिन 2 साल से जब भी ये स्टॉक आया इसने आते ही यहाँ पे 2% का रिटर्न दिया। उसके बाद स्टॉक में कोई भी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली, लगातार स्टॉक में गिरावट के अलावा कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक में जो मैक्सिमम गिरावट हुई है वो यहाँ पे 57% से ज़्यादा की हो चुकी है। तो एक बड़ी गिरावट यहाँ पे स्टॉक में चल रही है। तो आप पता लगा सकते हो कि भाई स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है कैसी है। स्टॉक में लगातार गिरावट के अलावा कुछ भी नहीं है और शॉर्ट टर्म में तो ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अब बात करते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो देखा जाए तो अक्टूबर 2023 में यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 38.14% थी, जो इस साल भी 38.14% है। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं भाई। एक तो प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है और दूसरा यहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगातार बनाए बैठे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉक के 2 सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी के बारे में, DII और FII की होल्डिंग के बारे में। अगर DII की होल्डिंग की बात करें तो भाई DII की होल्डिंग यहाँ पे अक्टूबर 2023 में 0% थी, जो इस साल भी यहाँ पे 0% है। मतलब यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है DII की होल्डिंग को लेके। अगर बात करें स्टॉक में FII की होल्डिंग की तो FII की होल्डिंग भी यहाँ पे 0% है। एक इन्वेस्टर्स के लिए ये 2 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशंस का रिस्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट तो यहाँ पे यही बन जाता है कि प्रमोटर की होल्डिंग 50% से काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर ही नहीं रहेंगे तो सोचो भाई उस स्टॉक को ऊपर कौन लेके जाएगा, DII, FII या पब्लिक इन्वेस्टर्स या आप हम थोड़ी ना लेके जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रमोटर का। अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग यहाँ पे पिछले साल यहाँ पे 27.79% थी, जो इस साल घट के 23.95% हो गई। काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में और होनी भी चाहिए, क्योंकि स्टॉक के रिटर्न यहाँ पे कुछ भी देखने लायक नहीं है। अब बात करते हैं स्टॉक के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। देखो यहाँ पे जो मैं डेटा आपको दिखाऊंगा वो करोड़ों की फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे अगर कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो भाई मार्च 2020 में जो इन्होंने अपना टोटल रेवेन्यू दिखाया है वो 121 करोड़ का दिखाया है, जो इस साल तक बढ़ के 234 करोड़ हो गया है। अब बात करते हैं कंपनी के खर्चों की। तो अगर कंपनी के खर्चों की बात करें तो भाई पिछले अगर 2020 की अगर बात करें तो यहाँ पे 133 करोड़ के आसपास कंपनी के खर्चे थे, जो इस साल बढ़ के यहाँ पे करीब 224 करोड़ के आसपास हो गए। तो जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कंपनी के खर्चे भी यहाँ पे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब बात करते हैं जो सबसे मेजर पॉइंट होता है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, जिससे पता चलता है भाई कंपनी आखिर यहाँ पे अपने दम पे कितना ज़्यादा रेवेन्यू गेन कर रही है। तो भाई यहाँ पे कंपनी ने अगर मार्च 2020 की बात करें तो यहाँ पे लॉस में थी, 16 करोड़ के लॉस में। अगर इस साल देखा जाए तो कंपनी ने अपने दम पे सिर्फ 10 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको देखने लायक मिल जाता है भाई, देखो कंपनी ने अपने दम पे 10 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, तो बाकी ये 234 करोड़ का रेवेन्यू कहाँ से आ गया? तो ये रेवेन्यू आ गया जैसे अदर इनकम रिसोर्सेज हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, जो मार्केट में इंटरेस्ट मार्केट से कैप्चर किया। तो इस तरह की काफ़ी इनकम सोर्स होते हैं जहाँ से ये रेवेन्यू बना है, लेकिन कंपनी की खुद की परफॉर्मेंस के बेस पे सिर्फ 10 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब बात करते हैं इस कंपनी के रिजर्व और सरप्लस के बारे में।
अगर रिजर्व की बात करें तो भाई कंपनी का यहाँ पे मार्च 2020 में 67 करोड़ का यहाँ पे कर्जा था, लेकिन अगर इस साल देखा जाए तो कंपनी के रिजर्व में 86 करोड़ के आसपास है। तो आप कह सकते हैं भाई कंपनी डेबिट फ्री है, कंपनी के पास एक अच्छा खासा रिजर्व है अगर पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस देखें तो। अब बात करें स्टॉक के अगर टोटल खर्चों के बारे में, तो भाई कंपनी के टोटल खर्चे यहाँ पे 2020 में 53 करोड़ के आसपास थे, जो इस साल बढ़ के यहाँ पे 114 करोड़ हो गए। तो देखा जाए तो यहाँ पे जब कंपनी, देखो कोई भी कंपनी है उसके खर्चे तो रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर रेवेन्यू देखा जाए तो रेवेन्यू के कंपैरिजन में कंपनी के टोटल खर्चे काफ़ी ज़्यादा कम है। अब बात करते हैं कंपनी ने मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो भाई यहाँ पे किसी भी साल कंपनी ने अपने बिजनेस को मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, जिससे हम कह सकते हैं भाई कंपनी एक सीमित दायरे में अपना बिजनेस कर रही है। और वहाँ पे आप सोच सकते हो भाई क्या स्कोप हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन डोर कॉन्सेप्ट स्टॉक को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के बारे में इन पॉइंटों को लेके नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।